आप सबको नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमन चोपड़ा जी और एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार तो कम से कम करें ही करें कि कुछ हम एक कॉन्वर्सेशन करें जिसमें कुछ बातें मैं उनसे पूछूं, क्योंकि उनका एक लंबा एक्सपर्टीज है मीडिया में, जनता क्या सोच रही है, मैं सोच पे ज़्यादा जाऊंगा और कुछ सवाल वो मुझसे पूछेंगे, ताकि ये जो हमारा एक कोलैबोरेटिव कॉन्वर्सेशनलिस्ट एफर्ट हो, ताकि सबको मज़ा भी आ पाए। दूसरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अमन जी अब यूट्यूब पे हैं, उनका एक प्रसिद्ध चैनल है, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल पे ज़रूर जाएं और वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तीसरी बात, अपने सवाल नीचे ज़रूर रखिए, क्योंकि जब हम अगर रेगुलरली करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो बात आ रही है वो हम डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि जनता के दिमाग की बातें अगर कुछ हम उसको आराम से पर्सपेक्टिव में डाल पाएँ तो वो सबके लिए आनंद वाला विषय रहेगा। थैंक यू अमन भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। नहीं, थैंक यू सो मच इश्करण भाई। क्योंकि क्या होता है कि खबरों से ज्यादा समझना हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो गया उसका लीगल एस्पेक्ट। अभी क्या है कि कोई भी टोपी पहनाकर चला जाता है कि भाई ये सीडब्ल्यूसी का अगर प्रस्ताव आ गया वंदे मातरम को लेकर, इससे कानून थोड़ी ना टूट गया। गाएंगे दो गाएंगे। इमरान मसूद कहते हैं कि हम तो लिपसिंग करेंगे, गाएंगे नहीं, तो वो भी तो सम्मान है। तो हम लोग समझ नहीं पाते भाई कि वो अब हम लीगली कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे। तो हर खबर में सबसे जरूरी है कानूनी पहलू, जो आप मेरे ख्याल से हमको समझा पाएंगे। चाहे दिमागी देखिए, नक्सल हो, चाहे वंदे मातरम हो, या फिर कुछ और। तो ये एक नई नई तरह का प्रयोग है और पहले तो मैं कोशिश एक करेंगे। लोगों ने कानून तो डिस्कस करेंगे ही, तभी कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, पर एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हाँ, सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई। अब ये लोगों ने लॉ अपने हाथ में लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, और आप तो झारखंड भी आए हो, ये एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे लीडर्स की, कॉकरोच जनता पार्टी के किसी स्कूल जा रहे थे राजस्थान में, वहाँ पे लोगों ने पिटाई की। तो आप तो झारखंड भी होके आए थे, क्या डिफरेंस पर, आप बहुत कम लोग थे जो झारखंड होके आए थे, मुझे साथ में ये ऐड करना बहुत हम्म, ज़रूरी है। तो वहाँ हम्म। पे आपने क्या पाया था, जंतर मंतर पे क्या पाया था, और लोग जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी को पीट रहे हैं सड़क पे, उसको आप कैसे देख रहे हैं, भावना क्या थी लोगों के बीच में? पता है इश्करण भाई, एक तो ना, जितने भी लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, कॉकरोच ना गाली बन गया। झारखंड में गाली बन गया था। जैसे आपको किसी को उल्टा सीधा बोलना है तो वो कहते थे कॉकरोच वाली हरकतें मत कर। ये जो अभी हुआ ना यहाँ पर, ये जो मारा गया, पीटा गया, देखिए वैसे तो किसी भी तरह के हिंसा, पत्थरबाजी, अराजकता, उपद्रव, कॉकरोच उसकी आलोचना करे ना करे, हम तो उसकी आलोचना करेंगे। गलत है। कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई विचारों में भिन्नता है तो आप वाद विवाद संवाद करें। आप बोले गलत है, सही है, वो हो सकता है, लेकिन धक्के मारकर ऐसे कूटना, पीटना, घसीटना, ये सब गलत है। नंबर एक। जो आपने पूछा ना फर्क क्या है, मैं ये सब क्यों हुआ और झारखंड में क्या था। जब मैं झारखंड गया था तो वहां पर ना अचानक से कोई नारे लगाने लग गया था उल्टे सीधे, आजादी वजादी टाइप वाले, कुछ ऐसा वैसा वाले घुस गए थे। तो एक ने ना ऐसे चीख के पीछे से बोला, यार कॉकरोच वाली हरकत मत कर। तो मैंने बोला, यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कॉकरोच गाली हो गया। तो बोला, बिल्कुल सर, कॉकरोच गाली हो गया। कॉकरोचों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राउड फील करता है। कोई कहेगा आई एम प्राउड दिमागी नक्सली, बट अब कोई प्राउड कॉकरोच नहीं कहेगा। हम्म, दिमागी हम्म, नक्सली फिर भी प्राउड हो जाएगा, लेकिन अब कोई हम्म, प्राउड कॉकरोच नहीं कहेगा। क्रेडिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। हम्म, हम्म, आप ऐसे हाथ करके पीछे करके आप जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे पता नहीं आप डीएम लगते हैं कहीं के। हम्म, हम्म, आप वहां जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये वो कौन सा बुलडोजर ये यहाँ चला स्कूल, फिर पता लगा वो स्कूल के बच्चे ही नहीं है। वो आपका फ्रॉड, वो डिग्री वाला अलग से वो केस चल रहा है, वो पता लग रहा है वो डिग्री है फर्जी नहीं है, उसका पूरा मामला भी फंसा हुआ है। दूसरा, वो एक दूसरे वाले अभिजीत हैं, उन्होंने भी एक अलग से मामला खोल दिया है कि साहब 9 लाख का रेंट दिया जा रहा था, कहां से दिया जा रहा था, कहां से नहीं दिया जा रहा था। तो इतनी चीजें बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हुई हैं। तो लोग कह रहे हैं जैसे जेनजी को मामू बनाए भाई लोगों ने। उस पे भी अब जेनजी को कोर्ट भी मामू, लोगों की अवेकनिंग हुई है शायद इस कारण, मुझे ऐसा लगता है। उस पे भी अब कोर्ट चले गए हैं, वो जीके वाला जो आप घर का क्या रेंट है नहीं है, आज ही ट्विटर पे मैं देख रहा था कि कोर्ट केस डाल दिया गया है कि मेरी हम्म। प्राइवेसी वायलेट की जा रही है। हमारे मित्र हैं, आपके हाँ। भी हैं, अभिजीत अय्यर ने जो अब ट्वीट्स आप करे हैं, ये तो वो सोचिए कि ट्रांसपेरेंसी की सबसे ज्यादा वकालत करने वाले प्रिवेसी के नाम पर, मतलब ये तो सबसे सबसे ज्यादा मतलब हिपोक्रेसी है ना ये तो। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, प्रिवेसी के चक्कर में अपनी हिपोक्रेसी आप खोल रहे हैं। वो अभिजीत, अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी भी उनसे बात हो रही थी।
बोले तो आप जवाब दे दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए भाई ये कहाँ से है, नहीं है, उनकी क्या बैकग्राउंड चेक हुआ था, नहीं हुआ था, जो इंक्वायरी होती है कोई भी रेंट पर जवाब देते हैं, हुआ था नहीं हुआ था, सवाल ही तो पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए अगर वो गलत है तो। आप ना करके आप उल्टा केस ठोक रहे हैं, और आप वैसे आप बातें करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, जो है खुले विचार और ये सारी चीजें, लेकिन आप उल्टा केस ठोक रहे हैं। तो साहब ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है बीशकरण जी, जो तस्वीरें हमने भी सुबह से हम लगातार देख रहे हैं, हिंसा गलत है, पत्थरबाजी गलत है, लेकिन ये इनके खुद की वजह से ये सब हो रहा है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी, अब ये आम लोगों में गुस्सा है। अब ऐसा, अब तो ये हो गया कि ग्रामीण है वो, ऐसा तो है नहीं, उनको कहां से पता लग गया बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो तब जांच होगी, भाई पता लगेगा बीजेपी के हैं नहीं है। ऐसे तो कह रहे थे कि जिन्होंने पत्थर चलाए वो सीजेपी के नेता थे जंतर मंतर पर, तब वाले पत्थर अच्छे लग रहे थे इनको, अभी वाले पत्थर बुरे लग रहे हैं। तब जब यहाँ पत्थर चल रहे थे जंतर मंतर पर, तब तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे कि नहीं जी इनको माफ कर दो जी, बच्चे हैं जी, डिस्काउंट दे दो जी, तब तो डिस्काउंट मांगे जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं हुई, पत्थरबाजों को नहीं ढूंढा, तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो। अब पत्थरबाजी बड़ी बुरी लग रही है, तो पत्थरबाजी चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम बोल रहे हैं उधर भी गलत थी, इधर भी गलत है। आप पर पत्थर चले गलत, वो मोटे मोटे ईंटें मारे, कूटा है, पीटा है, घसीटा है, सब कुछ किया है, बहुत गलत है। अमन भाई, मैं एक लीगल बात करता हूँ। जब ये बात हाँ हुई ना प्लीज। कि सड़क पे हिंसा बिल्कुल गलत है, बट मैं इसमें बट क्यों जोड़ रहा हूँ कि जब जंतर मंतर पे पुलिस थी तो आपने कहा पुलिस क्यों है? अगर यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन होती तो आपकी पिटाई नहीं होती, बट पुलिस को तो आपको चाहिए नहीं है कि वहां पे आए। अब पुलिस आपको चाहिए भी नहीं, बचने के लिए पुलिस भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे लगभग 3,000 2,800 का एफिडेविट डाला, 2,837 और समथिंग के यस। क्रिमिनल्स थे वहां पे, जिनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप केसेस थे। पर जंतर मंतर पे आपको तब भी पुलिस नहीं चाहिए जहां पे 3,000 क्रिमिनल हैं। जंतर मंतर पे आपको कैमरा नहीं चाहिए, सर्वेलेंस हो पाए। अब कौन मार रहा है वो सर्वेलेंस होती तो वो अरेस्ट हो जाता कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या ग्रामीण है या जनता में आक्रोश है। फिर आपको पुलिस ना के बाद पुलिस का सर भी फोड़ना है, वो आपका संवैधानिक हक के अंदर आता है। तो आप देखिए, पुलिस इसलिए जरूरी होती है कि वो आपकी भी रक्षा करती है वहां पे। पर आपने जिस तरह पूरा एजेंडा चलाया, तो जब पुलिस नहीं है तो आपने हालत देख ली क्या हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये लोग बोलते हैं, इनको सोच के करना चाहिए कि आपका पूरा कैंपेन अगेंस्ट पुलिस था, या आपका अगेंस्ट आर्मी होता है, या आपका सुरक्षा बल के अगेंस्ट होता है। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत, आम आदमी तो घर बैठा है, वो इन मूवमेंट्स का हिस्सा ही नहीं बन रहा, वो नहीं गाँव के अंदर घुस रहा, वो नहीं स्कूल के अंदर जबरन घुस रहा। वहां पे छोटे बच्चे हैं, उनकी अपनी सेंसिटिविटी है, वहां पे टीचर्स हैं, महिलाएं टीचर्स हैं, उनकी अपनी सेंसिटिविटी। और आपका राइट नहीं है कि पार्लियामेंट में घुस जाएं, या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस जाएं, या स्कूल में घुस जाएं, क्योंकि कौन जज करेगा क्या मंशा है। हम जब स्कूल में थे, आप जब स्कूल में थे, क्या कोई आउटसाइडर स्कूल के अंदर आ सकता था? अरे हम एब्सोल्युटली नहीं। थोड़ा सा लेट हो जाते तो हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था, वो याद आता है। फिर मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक घुसने नहीं देते थे स्कूल के अंदर। अच्छा एक और चीज है ना, इनको कोई रोकता भी नहीं है। किसकी सरकार है राजस्थान में? अब ऐसा तो नहीं है कि प्रो कॉकरोच गवर्नमेंट है भाई। आप जिनके खिलाफ आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, ये जा भी रहे हैं सिर्फ राजस्थान और महाराष्ट्र में। इनको वहीं ज्यादा स्कूल ठीक करने हैं, इनको पंजाब में स्कूल ठीक नहीं करने हैं, इनको झारखंड में नहीं करने, ये जा रहे हैं सिर्फ झारखंड में और महाराष्ट्र में। नंबर 1। नंबर 2, इनको रोक कोई क्यों नहीं रहा है? इन्होंने जो टेम्पलेट जंतर मंतर पर सेट किया, जहां इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई अब संसद से नहीं सड़क से लड़ी जाएगी, इश्करण वही टेम्पलेट पर जब मोहर लगी तो इनको वैलिडेशन मिली, इनको वैलिडेट किया गया, इनको बगल में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इनकी हिम्मत बढ़ी। और फिर वही वायरस, जो मैं तो वायरस कहता हूं, ये इतना खतरनाक वायरस था अराजकता वाला, ये वायरस वहां कश्मीर भी पहुंच गया था अभी 1-2 दिन पहले। ये वही संक्रमण था, उसी संक्रमण से पीड़ित एक महिला जो जेनजी या बीमार बहन जी, उनको जेनजी नहीं, वो जेनजी नहीं, वो बहन जी, बीमार बहन जी, वो वहां पहुंची, वहां पर वो बदतमीजी कर रही है, कह रही है वी आर जेंसी, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। क्या बोला? हाँ अंग्रेज, क्या वी आर नॉट टॉलरेट दिस, अंग्रेजी पर नहीं जाएंगे, लेकिन चलिए वो वहां पहुंची। फिर वहां से होते हुए ये अब पहुंच रहे हैं स्कूलों में, हाथ पीछे करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मेरे को ये जानना होता है कि इनको रोकता सरकार क्यों नहीं रोकती? आप और मैं से घुस सकते हैं किसी स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन करने? हु आर यू? हमको बोला जाएगा हु आर यू? तो ये घुसते हैं तो इनको ना सरकार रोकती है ना जंतर मंतर पर। इन अब केसेस, मैं तो एक आपसे भी सवाल लेता हूं, ये केसेस कैसे वापस हो जाते हैं? मतलब भाई नोटिफिकेशन आ गया, इन्होंने बोला जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने बिहार वाला क्या था कि 6 बजे से पहले करी तो ठीक है छोड़ देंगे, 6 बजे के बाद करी तो 6 बजे से पहले पत्थरबाजी करी तो छोड़ देंगे, पहली बार करी पत्थरबाजी तो छोड़ देंगे। तो आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स को नॉर्मलाइज करने की वजह से
ये सारी चीजें हो रही है, नंबर 1। और नंबर 2, इनको जो लीगल डिस्काउंट भी दिया गया, जो कि दिया गया, उस वजह से, वो डिस्काउंट देने की वजह से भी इनकी हिम्मत बढ़ी है। तो ये सारी चीजें कश्मीर से लेकर राजस्थान, लीगल डिस्काउंट, उसको लेकर आपको क्या लगता है इश्करण, जो नहीं, लीगल डिस्काउंट इसको दिया जा रहा है? 3 फैक्टर्स हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो लोग ये सरलीकरण कर रहे हैं कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे, क्योंकि विक्टिम के राइट्स है। मैं सरकार पे आता हूं, जिसका सर फुटा पुलिस ऑफिसर का या किसी इंडिविजुअल का सर फटा, वो विक्टिम का राइट है, वो संविधान में भी राइट है, वो स्टैट्यूटरी राइट भी है, वो जजमेंट्स में भी राइट है। तभी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, उसके अंदर दोनों पहलू देखी जा रहे हैं। आप मीडिया में ये आके बाहर यस। सीजेपी जो मर्जी बोले, वो एक अलग बात है, पर अगर हम, क्यों कानून होता है बोरिंग और बारीकी से, उसका असर दिखता है, तो मीडिया में तो आप शोर मचा देंगे सीजीपी आके के सब बच गए, सब बच गए। इनकी टेंशन क्या है, मैं दो आपको बताता हूँ। पहली टेंशन क्या है, अगर आपने, सरकार ने ये तो वैसे ही पक्ष रख दिया कि किसी के ऊपर पहले से क्रिमिनल केस था, तो वो तो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा। दूसरी बात जी। क्या आ जाती है कि जहां पे फिजिकल इंजरीज होंगी, माइनर केसेस आप विड्रॉ कर लें और वो या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट डाल दे या सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स यूज करके कर दें, स्लोगन और माइनर केसेस अलग होते हैं। जहां पे इंजरी है, वहां पे सरकार का क्या हक है? अमन, अगर आपके ऊपर कोई इंजरी हुई है, सरकार आपका राइट कैसे छीन सकती है? कोर्ट अलाउ भी नहीं करेगा आपका राइट छीनना, कि अगर आपको जैसे चोट आई जर्नलिस्ट है। पर अटैक हुआ तो जर्नलिस्ट हाँ, एफआईआर करेगा तो नहीं हो सकती? तो नहीं हो सकती। तो नहीं। तो जहां जहां अच्छा। जहां जहां वायलेंस है, हम्म। सरकार के पास पावर ही नहीं है। अमन, आपकी टीम के किसी मेंबर के ऊपर हो, तो हम्म। सरकार कैसे विड्रॉ कर सकती है? सरकार की पावर ही नहीं, आपका इंडिपेंडेंट राइट है। तो ये जो हम्म। कानूनी पेच में फंस गए हैं, तभी ये बार बार चिल्ला रहे हैं। तभी प्रशांत भूषण का आपने ट्वीट देखा है, वो आके अब बोलते हैं कि जो कमेटी बनी है, ये कमेटी अच्छी नहीं है। अब उनका ट्वीट हम्म। देखिएगा। तो अभी नहीं, वो से उनको, कमेटी इसलिए नहीं अच्छी लग रही क्योंकि वो पुलिस वालों पर हमले की भी जांच करेगी, इसलिए। इसीलिए, और दूसरा अंडर, वो एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं ना, कि जो अपॉइंट हुए हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं प्रशांत भूषण। क्यों? हम्म। क्योंकि उनको समझ आ रहा है। देखो, जिनको कानूनी समझ है ना, मैं इसको ये नहीं देखता कि वो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन जानिए, छोड़िए उनकी हम्म। मानसिकता क्या है। रीजन ये है, इनको, जिसको भी कानूनी समझ है, उसको पता है किस तरह धीरे धीरे आप फंसी जा रहे हैं। शोर करना अलग बात है, एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए, उसको खत्म करना अलग बात होती है। और जहां पे फिजिकल वायलेंस है, मैं अगेन बोल रहा हूं, आप साल बाद भी हम बात करेंगे, आप देखिएगा, जहां जहां फिजिकल वायलेंस हुई हुई है, जहां जहां विक्टिम का अपना राइट है, विक्टिम्स के लिए कई लोग कोर्ट चले गए हैं, उनका इंडिपेंडेंट राइट है। जो ये हाई पावर्ड कमेटी है, इसको दोनों पहलू देखने हैं। तो जहां पे इंजरी है, एमएलसी है, कैसे आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? कैसे जांच नहीं हम्म। हो? तो वो जो हम्म। बारीकी है ना, वो धीरे धीरे सामने आ रही है। और एक और बात जोड़ दूंगा मैं इसमें, जो लोग समझ नहीं रहे, 2800 अगर वहां पे क्रिमिनल था, अगर एक भी सीजेपी लीडर का उस क्रिमिनल के साथ डिजिटल फुटप्रिंट मिल गया, फाइनेंशियल अच्छा। फुटप्रिंट मिल गया, तो फिर उस क्रिमिनल ने जो किया है, क्योंकि एफआईआर कोई कंप्लीट नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती। एफआईआर के बाद चार्जशीट आती है, जांच होती है। अब जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, हम्म। उनके साथ अगर किसी लीडर की चैट, मुझे नहीं पता है या नहीं है, ये जांच में निकलेगा, पर अगर किसी लीडर की उनके साथ चैट हुई, या किसी का ये मैसेज हुआ कि यहाँ पे बस अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे बस में लेके आइए, या ये हुआ कि 500 रुपया मिलेगा या 5000 रुपया मिलेगा, जो भी अमाउंट होगा, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो भी। तो और उसने फिर हिंसा करी, तो क्या आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनेंगे? कानूनन रूप से बनेंगे। तभी ये हम्म। चाहते हैं कोई भी एफआईआर नहीं हो, 2 4 6 एफआईआर भी होगी ना, तो वो फैलती जाती है जांच के अंदर। हम्म। इनको लेकिन प्रॉब्लम ही है। लेकिन वो इंडिविजुअल एफआईआर पर सरकार का कोई बस नहीं है। कैसे कर, आपके ऊपर चोट लगी है, किसी मीडिया कर्मी पे लगी है, वो तो आपका राइट हाँ। है ना। आपके घर हम्म। कोई घुस गया है, उसमें सरकार हम्म। का क्या रोल? और कोर्ट, सरकार क्या, कोर्ट भी यही मानती है। तभी ये हम्म। तड़प जो आपको बार बार दिख रही है, नहीं तो ये बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। हम्म। तो ये भी सारी बातें धीरे धीरे इवॉल्व होके बाहर निकलेंगी। और जो आपने पुलिस के साथ बर्ताव किया है, जिस तरह मारा है, उसका आप देखिए, कोई पुलिसकर्मी अब आपके लिए सिक्योरिटी में, पहली बात तो परमिशन लेके नहीं जाते आप कहीं पे भी, आप परमिशन लिए बिना जा रहे हैं। अब लोगों का सड़क पे रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन भी आपको झेलना पड़ेगा। इसके लिए अब कोई हैरान नहीं होगा, पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी शुरू करेंगे, पर वो आप मांग सकते नहीं, क्योंकि पुलिस से तो आपको एलर्जी है। तो अब करेंगे क्या? ये जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे या एक झटके से ढप्पा करना बहुत आसान होता है, पर जब नहीं तो उसको सस्टेन्ड में आगे जाना है, ये तो जो वो इनको झारखंड में प्रॉब्लम है। हुआ है, ये जो झारखंड में हुआ है, आपको लगता है कि सोसाइटी में, कम से कम जो मुझे भी नजर आ रहा है, कि एक अवेकनिंग तो है, कि मैं जो पहले भी कहा है कि जेनजी को जैसे इन लोगों ने मामू बनाया,
ये बेवकूफ बनाया, उसको लेकर थोड़ी सोसाइटी में अवेकनिंग है, समझ में आ रहा है कि ये लोग, जैसे वहां के जो आम लोग थे, ये तो ग्रामीण थे, अब वो तो ये तो थे नहीं कि भाई वो कोई पॉलिटिकल वर्कर पहले से तैयारी, अगर होता तो आपको घुसने ही नहीं देते, आपको घुसने दिया, करने दिया, 3-4 दिन से वहां ड्रामा चल रहा है, कभी महाराष्ट्र में, कभी झारखंड में स्कूल, यहाँ पर झारखंड तो जानते ही नहीं है, सॉरी झारखंड नहीं, ये यहाँ राजस्थान में जो ड्रामा चल रहा है, तो ये जब जिस तरह से वहां जा रहे हैं, तब इनको पहले तो रोका नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर बीजेपी के लोगों को अटैक करना होता, ये भी हो सकता है ना, कुछ लोग कह रहे थे कि दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी फेमस प्लेबुक, अपने ऊपर भी अटैक कराया हो सकता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। भाई आप मानकर चलिए, इतना 2 दिन से 3 दिन से स्कूल ठीक करो, हाथ पीछे करके, ऐसे करके चल के ड्रामा, क्या और क्या क्या चल रहा है, ये सब वहां चल रहा है, कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, कुछ वो पुलिस को यही होता है कि सरकार भी कुछ नहीं, करते रहो भाई, तुम 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, सबको पता है तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्या ये भी हो सकता है ना भाई, वो तो प्लेबुक है, कभी थप्पड़ पड़ जाना, कभी पत्थर पड़ जाना, बीजेपी के नेता मतलब कोई, वो तो खुद अपने पैर पर थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे, उन ऊपर पत्थर मारकर, उस स्टेट पर जिस पत्थरबाजी का के खिलाफ हमेशा वो लोग बोल रहे हैं, खुद ऊपर पत्थरबाजी चला देंगे, तो ये प्लेबुक भी हो सकती है, नहीं ये कि खुद पर आपका अटैक कराए, बिल्कुल, मतलब दिस ये कैन जो बी, आप, दिस इज ए ये जो, पॉसिबिलिटी। हाँ देखो पॉसिबिलिटी तो जांच के बाद ही निकलेगी ना। जो आप एंगल उठा रहे हैं, बहुत बारी हमने तो पाया है, लोग अपने मुंह पे स्याही खुद डाल लेते हैं, अपने किसी वर्कर हाँ, से अपने मुंह पे थप्पड़ खा लेते हैं। ये प्लेबुक है, और ये कोई नई प्लेबुक भी नहीं है, जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश प्लेबुक है। तो अब क्या ये हुआ था, वहाँ पे कैमराज हैं, क्या अपने ही भीड़ में लोगों को बोला था, या आपने ही लोगों को वहाँ पे कई बारी ऑफ कैमरा प्रवोक किया होता है, और उसके बाद वो प्रोवोकेशन आ जाती है। तो ये सब तो अब जांच के अंदर आएगा। बट जो आपका दूसरा पॉइंट भी है, कई चीज़ों पे सरकार को भी केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यस, जनता में कुछ चर्न तो है। और मैं बात करता भी हूँ, जो व्यक्ति 13 साल का था 2013 में, 13 साल तक मुझे नहीं लगता आप इतने कोई अवेयर होते हैं पॉलिटिकली या अपने राइट्स को लेके। वो व्यक्ति जो 2013 में था, वो अब जाके 30 साल का होगा 29 के चुनाव पे। तो उसने कुछ देखा नहीं, वो जो 5 साल का था वो भी शायद वोटर है, 6 साल का था 13 में, वो भी वोटर होगा। तो समाज में बहुत चेंजेस आए हैं 15 साल में, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो वो कई जगहों पे सेंसिटिविटी भी होगी, और कई जगह पे आपको नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नई लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो वो सही बात है, चैलेंजेस बिल्कुल तो सही। हैं ही, इतने साल हो गए हैं ना अमन भाई, वो चैलेंजेस तो दोनों तरफ है। तो मैं एक चीज में और आना चाहता हूँ, जो लीगल भी हम्म, है बट ज्यादा पॉलिटिकल है, डीलिमिटेशन। बहुत शोर था दो चीजों को लेके, एफसीआरए को लेके और हम्म, डीलिमिटेशन को लेके। दोनों, हम्म। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में गए, जेपीसी में गए। तो व्हाट वाज हैपनिंग, क्या लग रहा है आपको, ये डीलिमिटेशन और एफसीआरए पे लेके सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, दोनों चीजों में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई है। ये इस सदन में एफसीआरए को, जेपीसी और डीलिमिटेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वो तो दिखा है, वो तो सामने है, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो सामने नजर आ भी रहा है। सरकार की पूरी तैयारी थी डीलिमिटेशन के लिहाज से, बल्कि अमित शाह की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से लगभग स्पष्ट कर दिया गया था, और उनकी मंशा भी थी, क्योंकि असल में डीलिमिटेशन से बड़ा महिला आरक्षण है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जोड़ा भी जा रहा है। वो इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि साहब, जब सीटें बढ़ेंगी तभी डीलिमिटेशन होगा, तभी तो 50% सीट्स अगर सारी स्टेट्स में बढ़ाई जानी है, जो बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है कि यूपी की अगर 80 से 120 हो जाएंगी, 50% सीट सीधे सीधे बढ़ती है अगर डीलिमिटेशन को लेकर। तो सरकार का मकसद जो पहले बताया गया था, अब सरकार के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, क्या फ्लोर मैनेजमेंट है, वो तो सरकार बता सकती है, लेकिन सरकार इस पूरे मसले पर फिलहाल के लिए बैकफुट पर आई है। हो सकता है प्रायोरिटाइज कुछ चीजों को दूसरी नजरिए से किया हो। एफसीआरए का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट तो एफसीआरए था, जो एफसीआरए इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो फॉरेन फंडिंग से लेकर सारी चीजें हैं, एनजीओ को लेकर कि भाई कहां से पैसा आ रहा है, किस मकसद से लिए आ रहा है, सबसे बड़ा ना, आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसको डाइवर्ट किस तरफ कर रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं, कि आ रहा है किसी और चीज के लिए, खर्च किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। और अब अगर इस तरह से अगर पता लगता है, तो फिर अकाउंट भी फ्रीज होने की जानकारी, तो एफसीआरए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डीलिमिटेशन है, वो यूपी चुनाव, कुछ लोग बताते हैं कि यूपी चुनाव से पहले ना लाकर, कुछ कनेक्शन है, यूपी चुनाव से पहले ना लाकर, यूपी चुनाव या तो इस विंटर सेशन में संभवतः उसकी प्लानिंग होगी, या हो सकता है इसको आप ठंडे बस्ते में यूपी चुनाव के बाद, जैसे यूपी उत्तराखंड वगैरह चुनावों के बाद, कुछ सर्कल्स, पॉलिटिकल सर्कल्स में इस तरह भी इशारा किया जाता है कि यूपी चुनाव तक टल चुका है, कम से कम ये अभी डीलिमिटेशन के लिहाज से। पर ये अभी जब साउथ में चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो उस पर कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर विजय ने अपना स्टैंड थोड़ा बदला है।
पहले वो कह रहे थे कि 543 सीट्स ही रहनी चाहिए थी, बट अब वो कह रहे हैं कि परसेंटेज वही रहनी चाहिए, शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन वही रहना चाहिए, पर कोई एब्सोल्यूट सीट्स पे फ्रीज नहीं। जो बात तो सरकार भी कह रही है कि सबका 50% बढ़ा दो, तो उसी दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो क्या अपनी तरफ से कोशिश हो रही है कि एंड में तो वोटिंग होनी है, पर जितना कंसेंसस बिल्ड हो पाए उतना आप बिल्ड कर लें डिलिमिटेशन को लेके, ताकि आपका अगर स्मूथली हो जाए, क्योंकि ये कोई नहीं चाहेगा देश के अंदर ये वाला एक एंगल शुरू हो जाए कि साउथ की कम हुई है या ईस्ट की कम हुई है या वेस्ट की कम हुई है। पर इसका दूसरा पहलू भी है, लोग कहते हैं कि भैया जो पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन के, आपको उस पर करना चाहिए कि आपकी जनसंख्या कितनी है, आपका क्षेत्र यस, कितना है। तो फिर अगर यस। आपने ये सिर्फ 50% बढ़ा दिया, तो फिर तो परमानेंटली अब बाकी सारे फैक्टर्स क्या आप गायब कर देंगे और सिर्फ इस पे चलेंगे। तो आपका क्या व्यू है और इस पे क्या अलग अलग इस पे विचार तो चल मेरे रहे ख्याल से अब लगभग स्थिति स्पष्ट ही है ना, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्लियर किया जा चुका है। हैं? अब वो जनसंख्या अनुपात के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सीट्स बढ़ेंगी तो फिर यूपी में ज्यादा बढ़ जाएंगी, या कुछ स्टेट्स में जहां बीजेपी कमजोर है, आरोप ये लगते हैं कि साहब साउथ में या बीजेपी जहां कमजोर है वहां ये लोग कम बढ़ाएंगे, और जहां ये लोग मजबूत है गुजरात में यूपी में वहां ये लोग ज्यादा सीटें बढ़ा देंगे, तो बीजेपी पहले के लिहाज से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसको तो पूरी तरह से डिबेट ही खत्म कर दी जब अमित शाह ने क्लियर कर दिया, गृह मंत्री ने बोल दिया कि सारी सीट्स सारे स्टेट्स में, कर्नाटक का भी उन्होंने जिक्र किया था, कर्नाटक में 28 के आसपास सीटें, 28 ही हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, 28 सीटें हैं जैसे कर्नाटक में, उसको अगर जोड़ देंगे तो 28 प्लस 14, तो वो पहुंच जाएंगी 42। तो वो चाहे कर्नाटक हो, चाहे यूपी, चाहे गुजरात हो, चाहे केरल, तो एक तो ये चीज है कि जनसंख्या अनुपात के लिहाज से सीटों को तय करने का प्रावधान अब नहीं है पोस्ट अमित शाह स्टेटमेंट। अब जो कह दिया तो कमिटमेंट ही है उनकी, तो गारंटी उन्होंने दे दी है। और दूसरा, विपक्ष भी साथ नहीं देगा इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, अगर इस तरह का कंसेंसस चाहिए इसको पास करने के लिए, तो इन्हें भी पता है कि बिना 50% या बिना रिटर्न गारंटी की इन स्टेट्स की इतनी इतनी सीट्स बढ़ेंगी, बिना उसके वो आगे बढ़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी चीज नंबर 3, कोई भी एंटी विमेन रिजर्वेशन होता हुआ नहीं दिखना चाहता है। इस चीज का विरोध करने की वजह से बीजेपी का जो प्लान है वो ये नहीं है कि डिलिमिटेशन का विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है 33% विमेन रिजर्वेशन का। विपक्ष कहता है कि साहब आप 543 545 में दे दो, अगर इतना ही शौक है देने का आपको रिजर्वेशन, तो इसी में दे दो। पहले आप सीटें बढ़ाएंगे फिर रिजर्वेशन देंगे, जो अभी के हिसाब से जो जो स्थिति स्पष्ट है, जो हमको पता है, आप बता सकते हैं बेहतर, अभी के हिसाब से 545 में पहले सीटें बढ़ेंगी फिर विमेन रिजर्वेशन होगा। तो अगर 545 में से अभी दे दी तो फिर तो वो अभी हो ही नहीं पाएगा ना, उसके लिए तो कोई भी रेडी नहीं होगा। तो पहले 545 की जगह जब सीटें बढ़ाई जाएंगी उसके बाद विमेन रिजर्वेशन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर विपक्ष इसके खिलाफ जाता है, जो पहले भी इस तरह की ब्रांडिंग, इस तरह की बीजेपी कम से कम करने की कोशिश कर रही थी, कि ऑपोजिशन पूर्णतः महिला विरोधी होगा, एंटी विमेन रिजर्वेशन बिल होगा। और अगर अब ये लटका या अटका, लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब वो पिछली बार वो जो नंबर था जो स्क्रीन पर आया था उसके बाद से अमित शाह ने कोई संकल्प ले लिया था और सारी जो तोड़फोड़ शुरू हो गई थी पार्टियों के अंदर, लोग उससे भी जोड़ते हैं उसको। अब उसमें कितनी सच्चाई है हमें तो नहीं पता, लेकिन वो जब पहली बार गिरा था वो सदन के अंदर, जिसको कहा था सरकार की इतने सालों में पहली सबसे बड़ी हार, महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन, सरकार ने मुंह की खाई, और वो नंबर, तो जो नंबर चला था उसके बाद से ही कई लोग जानकार हैं जो पॉलिटिकल सर्कल्स में, वो बताते हैं कि वहीं से संकल्प ले लिया था भाई कि अब जो है जितने एक एक करके सारी पार्टियां भी बनी हैं, एक नई भी पार्टी बन गई, और इसके अलावा कई बड़े बड़े सांसद, कई पार्टियां टूट रही हैं, कई इस तरफ आ रही हैं, तो दो मोर्चे पर तैयारी है। एक तो ऑपोजिशन की भाई सीधा ही आपको 2/3 बहुमत आसानी से खुद ही हो जाए दोनों सदनों में, अभी तो कई राज्यों में चुनाव भी है। एक और चीज जो लोग कहते हैं कि यूपी चुनाव के बाद इसीलिए टाला गया कि यूपी चुनाव की सीटों के हिसाब से राज्यसभा के भी नंबर बढ़ेंगे। स्टेट्स में जब इलेक्शंस होंगे तो वो एल्गोरिदम, वो नंबर बढ़ेगा, बदलेगा, और बीजेपी पूरी आश्वस्त है कि इस बार रिकॉर्ड होगा यूपी में, तो वो नंबरों के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट राज्यसभा में भी करेगा। तो राज्यसभा में फिर बैसाखी नहीं होगी ऑपोजिशन की इसको सपोर्ट करने को लेकर। तो ये 4-5 चीजें हैं जो बहुत मतलब सारे, अब हाँ, तो ये तो बहुत सारे आपने पैरामीटर्स और पहलू लिंक आउट कर दिए, अब जिनको देखना पड़ेगा। पर मैं इस पे अब आता हूँ थोड़ा कांग्रेस पे, क्योंकि एक तो है जो वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी, पर उससे पहले आज ही जो ये किया है
कि राहुल गांधी अब एफआईआर के लिए थाने पहुंच गए हैं और सुबह से हम्म। वहां पे ड्रामा चल रहा है। अच्छा, झारखंड में कोई नहीं जाता या किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट के अंदर कोई लाठीचार्ज हो जाए कोई नहीं जाता, यहाँ बार बार जाते हैं। पर इसमें दो पहलू हैं। एक तो मैं लीगल डाल देता हूँ, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो भैया हम्म। सबको पता है कि कैसे जाना है कोर्ट में, कैसे एप्लीकेशन मूव करनी है कि हमारे पास ये मेडिकल रिकॉर्ड है, ये प्रूफ है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। बट अब ये कोर्ट कोई जाना नहीं चाहते, या जो प्रोसीजर है उसमें ग्लैमर नहीं होगा या टीआरपी नहीं होगी या उसमें विजिबिलिटी नहीं होगी, बड़ा बोरिंग सा प्रोसेस हो जाएगा। जी आप कोर्ट जाइए, मान लिया पुलिस नहीं आपकी बात सुन रही तो प्रोसेस क्या होता है, आप कोर्ट जाइए, 156(3) जो बीएनएस में आ गया चेंज कीजिए, एप्लीकेशन डालिए और बोलिए कि भाई मैं विक्टिम हूं, जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं विक्टिम हूं, मुझे इंजरी हुई है, ये इंजरी पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स से करी है और एफआईआर दर्ज कीजिए। पर वो नहीं, ना वो करे तो क्या स्ट्रैटेजी लग रही है आपको इसके पीछे, जो इसको मकसद एफआईआर कराना है ही नहीं भाई। ये लोग तो आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। ये लोग एफआईआर वापस कराने वाले लोग हैं। जब पुलिस वालों पर पत्थर चल रहे थे तो जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनकी एफआईआर वापस कराने वाले लोग आज इस पुलिस द्वारा पुलिस पर एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। नंबर एक, मतलब सबसे बड़ी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप पुलिस पर एफआईआर करिए। पुलिस पर, आप जब पुलिस पर पत्थरबाजी होती तो एफआईआर वापस लेने की आप मांग कर रहे थे। दूसरा, हिपोक्रेसी के लिहाज से तो आज ही झारखंड के एक छात्र से मेरी बात हो रही थी। पासवान जो है, वो मेन जो उनके लीड कर रहे हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं उस पूरे आंदोलन के, वो कह रही है कि हेमंत सरकार ने तो इतना बड़ा डबल गेम कर दिया वहां के छात्रों के साथ। उस पर पूछना चाहिए ना राहुल गांधी जी से, डबल गेम हुआ है वहां पर। वहां पर आपने छात्रों की मांगों को मानने का ड्रामा करते हुए, जो छात्र बता रहे हैं वहां पर, आपने रद्द कर दिया और छात्रों को भेज दिया वहां से हाई कोर्ट, और कोर्ट ने लगा दिया फैसले पर स्टे। उसके पीछे ये बताते हैं छात्र की सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा और परीक्षाओं को रद्द करने का जो आधार था वो आधार इतना हल्का था और बताया ही नहीं। इस वजह से कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर हुआ, सरकार ने फैसले को जो है स्टे कर दिया। अब सरकार कहेगी भाई हमने तो जो कर सकते थे कर लिया, अब आप कोर्ट के बाहर जाकर धरना दो। अब आपको धरना देना है तो कोर्ट के बाहर जाकर धरना दो। तो देखिए ये तो पॉलिटिक्स है ये अब, और ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है और इसमें राहुल गांधी का दोष नहीं है। वो तो भाई ये पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। वो झारखंड नहीं जाएंगे, वो यहाँ बैठेंगे। लेकिन सवाल तो है ना, बीजेपी इतना एग्रेशन, जब ये राहुल गांधी इस तरह के एग्रेसिव एग्रेशन के साथ कभी पीएम आवास के बाहर बैठ जाते हैं, कभी यहाँ थाने पर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। ऑप्टिक्स है ना ये तो, ऑप्टिक्स में तो राहुल गांधी लीड ले रहे हैं आज की डेट में। भाई आप कितनी नहीं, आप ठीक है, अगर पॉलिटिकल लेंस से आप देखें, मैं तो लीगल बात कर रहा हूँ कि कोर्ट जाके कराओ, बट अगर वो लीगल से आपकी राजनीति थोड़ी ना होगी, राजनीति तो राजनीति से ही होगी। ऑप्टिक्स में तो गूंज चल रहा है, ऑप्टिक्स में तो छात्रों की बात हो रही है, ऑप्टिक्स में छात्रों के लिए धरना चल रहा है, थाने पर जाकर बैठना हो रहा है। पैलेट गन जो भी आप दिखा भी रहे थे, पैलेट गन को लेकर, तो पैलेट गन इतना सेंसिटिव इशू है, उसको लेकर बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, AK-47 लेकर पहुंच गए थे, AK-47 वाला टॉय लेकर, हाँ वो AK-47 की डमी लेकर वो लोग पहुंच गए थे। तो ये लोग इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से अटैक्स है ये। एक तरफ सीजेपी जा रही है राजस्थान महाराष्ट्र, यहाँ राहुल गांधी बैठ गए यहाँ पर, ये सब मतलब सब ऑर्गेनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक्स है ये। इसको पंक्चर करने के लिए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, गुब्बारा नहीं फट रहा, गुब्बारा नहीं फट रहा है, तो उनका गुब्बारा वाकई में नहीं फट रहा है। इसको पंचर करने के लिए आपको फैक्ट से पंचर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ना कि झारखंड में जो हुआ है कहाँ है, आज कोई बात ही नहीं कर रहा है उसकी। सोचिए कितनी बड़ी घटना है वो, वहां के छात्र कह रहे हैं हमारे साथ डबल गेम कर दिया हेमंत सरकार ने। ये चीज यहाँ की सरकार ने करी होती, वापस जंतर मंतर भर गया होता, सारे पहुंच गए होते, सब टिकट कराकर जंतर मंतर। वो झारखंड के छात्र कह रहे हैं वहां पर हमारे साथ कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो टेंट वेंट उखाड़ दिया वहां पर, भाई बच्चों का टेंट उखाड़ दिया है, एक दिन नहीं लगाया। जेपीएससी जेएसएससी वाले छात्रों को पहले अलग कर रहे थे, जैसे ही सरकार ने मांगे मान ली, आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित हुआ, कोर्ट में गया, इन्हें पता था कोर्ट में टिकना ही नहीं है, कोर्ट ने स्टे कर दिया, पीछे से टेंट गायब, आप अंदर गए लंगर खाने, बाहर आए तो चप्पल गायब। ये हाल हुआ है वहां पर छात्रों के साथ। नहीं, और ये आपकी बात सही है कि अग्रेसिव होना विपक्ष का, पॉलिटिक्स करना वो विपक्ष का काम है, बट जहाँ पे आप विपक्ष में हैं, आप क्या कर रहे हैं, कितना शोर उठा रहे हैं, ये जवाबदारी तो उस प्रदेश के विपक्ष की है। पर अमन भाई थोड़ा अगर आगे बढ़ें, क्योंकि जो वंदे मातरम को लेके पूरी कंट्रोवर्सी है, कोई वंदे मातरम पे भी कंट्रोवर्सी हो सकती थी, पर इस देश में तो जय श्री राम पे भी कंट्रोवर्सी हुई है, तो फिर तो पहले मैं यही सोचता था कि किस किस चीज़ पे हो सकती है। अच्छा, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, एक तो कांग्रेस का स्टैंड, दूसरा ये जो अनएक्सपेक्टेड लोग अब आ जाते हैं, शर्मिला टैगोर ज़्यादा नहीं जानी जाती स्टेटमेंट देने के लिए आती हैं और कहती हैं
कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं जो एक सिंगल भगवान में मानते हैं, नॉट इन मेनी गॉड्स। वंदे मातरम एक स्टैंजा है जहाँ पे मेनी गॉड्स आर मेंशन्ड। फिर वो कहती हैं इट इज डिफिकल्ट फॉर दोज हु बिलीव इन वन रिलीजन टू से वंदे काली वंदे दुर्गा। तो अब मतलब क्या एक वीटो की तैयारी कर रही है ये? पर इसमें पॉलिटिकल लाभ क्या दिख रहा है? सॉरी, इसमें पॉलिटिकल लाभ क्या दिख रहा है? मैं उस पर आना चाहता हूँ। कांग्रेस ने जो किया है कि हम नहीं करेंगे, क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है? देखिए पॉलिटिक्स, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इसको लेकर बड़े टाइम से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आचार्य प्रमोद से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल है। पर्सनल सोनिया गांधी को प्रॉब्लम है इंडिया के कल्चर से, भारत की संस्कृति से, भारत के गान से। उनको पता है इससे वोट तो मिलने, मतलब आपको लग रहा है वो उनका ये कहना था, मेरा कहना नहीं है उनका ये क्योंकि वो तो भाई कांग्रेस के राजदार हैं सबसे बड़े, वो तो पार्टी के अंदर रहे हैं, प्रियंका के राजदार हैं। और अगर प्रियंका के सबसे बड़े कॉन्फिडेंट अगर इस तरह की बात सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं, वो मैंने उनसे बार बार पूछा, मैं कहा ये पॉलिटिकल होगा, अपीजमेंट होगा, मुस्लिम वोटों के चक्कर में होगा? बोले नहीं अमन जी आप गलत ले रहे हैं। मैंने बोला क्यों? बोले वो उनका ये तर्क था, वो कह रहे जैसे चाणक्य ने कभी कहा था ना कि विदेशी माँ की कोख से जो संतान पैदा होती है उसको देश की कमान नहीं दी जानी चाहिए, जो जो वो बार बार उदाहरण दे रहे थे। तो सोनिया गांधी विदेश में पैदा हुई, बकौल जो हुई है, मतलब बकौल क्या इसमें आचार्य प्रमोद की स्टम, इस वजह से पर्सनल प्रॉब्लम है उनको आइडिया ऑफ इंडिया से, भारत की संस्कृति से, भारत के विचार से, भारत के संस्कार से। तो उनको पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोनिया गांधी का उन्होंने बताया। फिर मैंने पूछा भाई राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? भाई राहुल गांधी तो भाई वो तो हिंदू हैं, राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हालांकि उन्होंने कहा कि उस पर अलग से बहस हो जाएगी अमन जी, 1 घंटे का अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा कि कर्म से हिंदू या जन्म से हिंदू। राहुल गांधी जन्म से हिंदू है, कर्म से हिंदू है, तो मैं कहा उस तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं अभी, मगर अलग बहस हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है, पॉलिटिकली इस पर जितनी ज्यादा बहस होगी, मुझे लगता है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए फायदेमंद है ये। आप फायदेमंद मानते हैं? कांग्रेस, पॉलिटिकल असेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, क्योंकि हाँ बाकी तो हाँ, मैं भी पर्सनल पे पॉलिटिकली तो, बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, पर्सनल पे तो मैं भी देखो पॉलिटिकली आचार्य बात कर, प्रमोद सिंह क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है उस बात की। वो रहे एग्जैक्टली हैं कांग्रेस में। बट जी। पॉलिटिकली ये आपको लग रहा है एक सोची, वेल रीजन्ड, उनके पॉलिटिक्स में एक हम्म थॉट आउट प्रोसेस है? नहीं उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमको तो ये देखना है कि जब जब इस तरह से पहले भारत के मान चिन्हों पर इस तरह का हम्म, हमला हुआ तो पार्टी को वोट पता नहीं इस तरह के मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि हम्म, वो इतिहास आपको भी पता है, देवबंद से लेकर उलेमा काउंसिल, इस्लामिक काउंसिल, हर एक ने विरोध किया। वो तो हम्म, शुरुआत से वो जिन्ना का विरोध से लेकर 1896 से 1927, फिर 1937 का वो रेजोल्यूशन। हालांकि साहब नेहरू ने जो चिट्ठी लिखी थी जिन्ना को, बोस ने जो चिट्ठी लिखी थी, बोस ने तो यहां तक कह दिया था कि ये सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो इस तरह का विरोध कर रही हैं, वो असल सांप्रदायिक शक्तियां हैं। लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस को ऐसा लगता है यूपी चुनाव को देखते हुए कि शायद जो 20 की लड़ाई है उसमें कांग्रेस एज ले लेगी थोड़ा सा। कंफ्यूजन अखिलेश यादव के लिए साहब, वो तो सनातनी समाजवाद वाले हैं। अखिलेश यादव क्या इस पर स्टैंड अपना क्लियर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनसे ना निगलते बन रहा ना उगलते। अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड गलत है तो जो अभी है उनके पास वहां मुश्किल हो जाएगी। और अगर वो कहते हैं कांग्रेस का स्टैंड सही है तो फिर सनातनी समाजवाद है उसका क्या होगा? तो ये राहुल वर्सेस अखिलेश भी, उनके भी बीच की कुछ गेम चल रही है कि भाई राहुल का स्टैंड है, गठबंधन का नुकसान है नहीं है, लेकिन कांग्रेस एज लेना चाह रही है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी ने ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया कई मसलों पर। इतना खुलकर तो ओवैसी ने नहीं स्टैंड लिया। मतलब कई लोग इस तरह के जानकार लोग बताते हैं कि इतना खुलकर तो ओवैसी या दूसरी इस तरह की पार्टियों ने, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मुस्लिम माओवादी लीग कांग्रेस, जो 2 वर्ड बोले थे माओवादी पर, खुद ही कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया आई एम प्राउड अर्बन नक्सली। दूसरा बना मुस्लिम लीग, कल किरण रिजिजू ने कह दिया कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग बन चुकी है, इस तरह का विरोध करके। तो वो एक्सट्रीम में जाकर, पता है कि अभी 27 में तो क्या कांग्रेस का स्टेक यूपी में सबको पता है, लेकिन कम से कम लॉन्ग रन में कांग्रेस वो मुस्लिम फैक्शन का एक फेस बनना चाह रही होगी, ऐसा शायद मुझे लगता है, और उसमें शायद सफल भी हो रही है। लेकिन ईश्वरन मेरे को एक आपसे भी पूछना है, लीगली मेरे को जानना है। कल मैं सुन रहा था इमरान मसूद को कह रहे थे कि मैं लिपसिंग नहीं करूंगा, मैं जो हूं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा। बीके प्रसाद ने कहा कि भाई मेरे को आप लटका तो मैं नहीं कहूंगा।
फिर सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव आ गया। मुझे जानना है लीगली 2 छंद गाना पोस्ट कानून बनने के बाद कि हम तो 2 छंद गाने, वो तो प्राइवेट है भाई, पार्टी प्राइवेट है सीडब्ल्यूसी, तो वो इलीगल तो नहीं है ना? एथिकली गलत होगा, इलीगल तो नहीं है या है? देखिए ये अब आएगा कि आप क्या, अगर किसी चीज को छंद कर रहे हैं जबकि गाना पूरा है, तो क्या वो क्राइम है, नहीं है, क्या वो आपकी मंशा है? क्योंकि आपको जिस वे में करना होता है उसी वे में करना है, कोई किसी प्राइवेट जगह को फोर्स नहीं कर रहा करने के लिए। बट एक बार अगर शुरू हो जाए, क्या आप उसको बीच में काट सकते हैं? क्या ये आप जब करते हैं तो आप उसका अपमान कर रहे हैं? ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर दो पहलू आएंगे। पहले आएंगे कि आपने जो ये किया, मैं एक पहले पहलू दूसरा भी देना चाहता हूं जो लोगों ने बात नहीं करी, कि एज ए नेशन क्या हम आज भी जिन्ना के वीटो के अंडर है? आपने राजनीतिक बात करी, फायदा हो ना हो वो एक अलग बात है, बट एज ए नेशन जिन्ना का वीटो तब था जब कॉन्टेक्स्ट ये था कि देश का शायद पार्टीशन बच जाए, कि भैया सबको रह पाएंगे, देश का पार्टीशन बच जाएगा। आपने वीटो भी माना और देश का पार्टीशन भी लिया। जो चर्चिल कहते हैं, आपने अपीजमेंट करने की कोशिश करी तो अपीजमेंट भी नहीं हुई और जंग भी आपको वर्ल्ड वॉर 2 लड़नी पड़ी। तो वही भारत के अंदर हुआ। अब ये आज के डेट में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है कि जब एक कानून बन चुका है तो आप उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन निकालते हैं, तो आप सीधा सीधा उस कानून के विरोध में जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं खिलाफ नहीं है, मैं यही तो लीगली समझना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जो कानून में लिखा है वो है व्यवधान पैदा किया गया, तो 2 छंद गाना अपराध है, कहां लिखा है ये? नहीं, ये जो है कि ये मैं क्या बोला, ये अब क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, जो मामले सारे कोर्ट में जाएंगे। मेरे अनुसार अगर आप जिस फॉर्म में करना है उस फॉर्म में नहीं करते तो अपराध है। बट अब ये जो एक इन्होंने नया ग्राउंड लिया है, ये तो केस दर्ज करेगी सरकार या पुलिस। पुलिस तो आज भी कर सकती है, जो उस दिन हुआ है पूरी वीडियोज आई हैं, उस पर भी केस दर्ज हो सकता है। अब वो तो उस पर भी सकता है, पर एक और एक्सक्यूज है तीसरा, होगा। कह रहे लिपसिंग मैं गाऊंगा नहीं, सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा। अब उसको कैसे गलत बोलेंगे? वो तो ठीक है, जो इमरान मसूद कह रहे हैं मैं तो नहीं गाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा सम्मान में। हर चीज अगर आप एक कानून निकाल के किस किस तरह से दिमाग लगा के उस कानून से बच सकते हैं, ये एक चीज है। पर आप किस पे बचना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं आप किस चीज से? ये बात है ना, ये इंपॉर्टेंट राष्ट्र के सम्मान से। उस पे फिर जनता, क्योंकि एंड में तो जनता डेमोक्रेसी है। कानून के अंदर तो मेरे अनुसार ये सब गलत है, बट अब आप हर लाइन को एक डिबेटेबल लाइन बना लें। ये वो तो है नहीं कि टैक्स है कि टैक्स प्लानिंग हो रही है या टैक्स चोरी हो रही है। ये कानून की इंटेंट बहुत सिंपल है कि आप सम्मान दीजिए, जिस फॉर्म में है उसमें दीजिए और पूरा दीजिए। अब आधा देंगे, लिपसिंग देंगे, पीछे मैंने ऊंचे गाने बजा दिए तो वो आवाज नहीं आएगी। कल को कोई आके बोल देता है कि पीछे भैया मैंने ऊंचे ऊंचे गाने बजा दिए तो मैं तो चला रहा हूं पर आप सुन नहीं पाएंगे। तो ये सारे बहुत रिडिकुलस से तर्क हैं, पर इसमें आपकी सिर्फ मंशा दिखती है। क्योंकि मुझे हैरानगी नहीं होगी, पीछे डीजे के गाने बज रहे हैं तो अब क्या बोलेंगे, डीजे के गाने रोक दें। पर जनता को फैसला करना है फिर डेमोक्रेसी के अंदर कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं। कानूनन तो ये अपराध है, पर एफआईआर कोई दर्ज होगी उसके बाद ही तो ये डिबेट होगी। क्योंकि वो तो दिल्ली में भी हो चुका है, वो तो गोवा में भी हो गया, रिपीट टेलीकास्ट भी हो गया और कांग्रेस अब क्लियर स्टैंड कर चुकी है। पहले लग रहा था थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन अब क्लैरिटी आ चुकी है पूर्णतः कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। तो स्टैंड है उनका, तो उनका स्टैंड है अमन भाई। बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं अमन भाई, और ये अच्छी शुरुआत की है हमने। मुझे लगता है कि हम थोड़े मुद्दे हर हफ्ते अगर डिस्कस कर लें तो आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और लोग भी अपने सवाल भेजते रहें ताकि हम उनको टेकअप कर पाए। एनीथिंग एट द एंड यू वांट टू से? और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे साथ सच को टैप करने के लिए। विल कीप टैपिंग। टैपर्स फैमिली हम लोग कहते हैं कि डन सर। हाँ यस, टैपर्स फैमिली बड़ी हो रही है। थैंक यू सो मच इश्करण जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।